बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये आपका कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री कोर्स का वीक 13 चल रहा है। इस वीक में हम लेक्चर 25 एंड 26 को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आज के लेक्चर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को एक दफ़ा देख लेते हैं। आज सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू इंटीग्रेशन, कि इंटीग्रेशन होती क्या है और इंटीग्रेशन को हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। फिर हम नोटेशन ऑफ इंटीग्रेशन की बात करेंगे कि इंटीग्रेशन की नोटेशन कौन सी होती है। जैसे कि डेरिवेटिव की एक ख़ास किस्म की नोटेशन थी, लिमिट की एक ख़ास किस्म की नोटेशन थी, इसी तरीके से इंटीग्रेशन की भी अपनी एक नोटेशन होती है। इसके अलावा आज हम बेसिक रूल पढ़ेंगे फॉर फाइंडिंग द इंटीग्रेशन ऑफ अ स्पेसिफिक फंक्शन विच इज़ नोन एज अ पार रूल। इसे बाज़ लोग मैजिक रूल भी बोलते हैं। ये पार रूल आपने पहले भी नाम सुना होगा, लेकिन वो हमने सुना था डेरिवेटिव के लेक्चर्स के अंदर। वहाँ पे जो पार रूल था वो डेरिवेटिव से रिलेटेड था, डेरिवेटिव का पार रूल था। आज हम इंटीग्रेशन का पार रूल को डिस्कस करेंगे और फिर हम इस रूल की वजह से कुछ फंक्शन के इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे, कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग these by using this power rule to find the integral। फिर लेक्चर 26 के अंदर हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम एक्चुअली होती क्या है और इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम इंटीग्रेशन से कैसे फाइंड आउट करेंगे। दैट इज़ एक्चुअली द एप्लीकेशन ऑफ अ इंटीग्रेशन एक्चुअली, कि अब इंटीग्रेशन की मदद से हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इनडेफिनेट इंटीग्रल के बारे में पढ़ेंगे कि इनडेफिनेट इंटीग्रल होता क्या है और कुछ बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज़ होने वाले फंक्शंस के इनडेफिनेट इंटीग्रल के फार्मूलाज को हम टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे और उनको सीखेंगे कि किस ट्रिग्नोमेट्रिक या एक्सपोनेंशियल या अलजेब्रिक फंक्शन का जो इनडेफिनेट इंटीग्रल है वो क्या होता है। और आखिर में हम इनडेफिनेट इंटीग्रल की दो बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि उन प्रॉपर्टीज़ की हमें हर एक फंक्शन के इंटीग्रल फाइंड करने के लिए ज़रूरत होती है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू इंटीग्रेशन के बारे में बात करते हैं। अच्छा, इस इंटीग्रेशन को हम यूजुअली जो लिटरेचर के अंदर डिस्कस करते हैं, हम सम की मदद से हम ये कहते हैं कि किसी भी चीज़ का सम है। लेकिन हम इंटीग्रेशन से फ़ायदा क्या हासिल कर सकते हैं। इंटीग्रेशन कैन बी यूज टू फाइंड द एरियाज, वॉल्यूम, सेंट्रल पॉइंट्स एंड मैनी यूजफुल थिंग, बट it is easiest to start with finding the area under the curve. That is the basic topic. That is the basic topic, basic concept, which is a area. Now, the question is, what is an area? In mathematics, area is a measure of how much space there is on a flat surface. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई फ्लैट सरफेस है, मिसाल के तौर पे आपके पास ये एक मैंने स्केल ड्रा किया है। ये एक फ्लैट सरफेस है। फ्लैट सरफेस का मतलब है कि सरफेस विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ इन विच इज़ इन ऑन अ टू डायमेंशनल स्पेस। ठीक है, तो इस फ्लैट सरफेस का अब मैंने एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया का मतलब ये है कि वो रीजन जो ये क्लोज शेप ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं अगर इसे हाईलाइट कर रहा हूँ इस रीजन को, तो ये जो हाईलाइटेड रीजन आपको नज़र आ रहा है ग्रीन कलर का, ये एक्चुअली एरिया है इस स्केयर का। तो इस स्केयर को हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, इसका हम फार्मूला जानते हैं।
कि अगर हमारे पास इस स्केयर की जो लेंथ है वो किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है, लेट्स सपोज, ठीक है, ये लेंथ एक्स के इक्वल है, तो ज़री बात है कि इसकी जो हाइट होगी, अगर इसकी विड्थ एक्स है तो इसकी जो हाइट होगी वो भी एक्स ही होगी, क्योंकि ये स्केयर है। तो अब इन दैट केस इसका जो एरिया होगा वो किसके इक्वल होगा, एक्स इंटू एक्स, विच इज इक्वल टू एक्स स्केयर। तो ये एक हमने फाइंड आउट किया इस इस स्केयर शेप का एरिया। इसी तरीके से अगर हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप का कोई रीजन आ जाता है और इस रेक्टेंगल की जो विड्थ है वो लेट्स सपोज मैं ये कहता हूँ कि वो विड्थ आपके पास y है और लेंथ आपके पास x है, तो इस रेक्टेंगुलर रीजन का जो एरिया होगा वो किसके इक्वल होगा, x इंटू वाई। और फिर हम अगर बात करते हैं आइसोलेस ट्रायंगल की, आइसोलेस ट्रायंगल एक्चुअली एक ऐसी ट्रायंगल होती है जिसके कोई से भी दो ऑपोजिट साइड जो है वो इक्वल होते हैं। मिसाल के तौर पर इन दैट केस हमारे पास ये एक साइड इसके इक्वल है, इस साइड के इक्वल है, तो ये आइसोलेस ट्रायंगल है। तो आइसोलेस ट्रायंगल का अगर हमने एरिया फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं कि आपके पास जो यूनियन होती है टू लाइंस की जो कि आपस में आइडेंटिकल हैं, वहां से आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं टुवर्ड्स द ऑपोजिट साइड, और इस परपेंडिकुलर लेंथ को हम बोलते हैं h। और वो ऑपोजिट साइड जो जिसके ऊपर आपने परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की है इसको हम बोलते हैं बेस। तो अब इस आइसोलेस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो किसके इक्वल होगा, हाफ टाइम ऑफ h इंटू बी। अच्छा, ये सारे के सारे हमने फार्मूलाज जान लिए क्योंकि ये जो फार्मूलाज थे ये हमें पहले से मालूम थे, क्योंकि ये जो हमारे पास रीजन जिनका हम एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं ये कौन सा रीजन है, जी हाँ, ये रेगुलर शेप्स हैं। अब हम बात कर रहे हैं एरिया अंडर द कर्व ऑफ अ फंक्शन की। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि अगर हमारे पास इस तरह का कोई फंक्शन आ जाता है जिसका हमने एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट करना है, तो फिर किस तरीके से हम फाइंड करेंगे। यहां पे हम कहते हैं लेंथ इनटू विड्थ करें। लेंथ तो चलो समझ आ गई कि ये लेंथ आ गई, विड्थ आपके पास ये भी है, ये भी है और ये भी है, तो आप कौन से विड्थ को यूज करोगे हमें नहीं पता। तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, हम यहां पे कंसीडर ये करते हैं कि आपके पास एक फंक्शन है और उसको फंक्शन का जो ग्राफ है उसको हम स्लाइस कर लेते हैं, उसके स्लाइसिस में उसे डिवाइड कर देते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने इस पूरे के पूरे कर्व को कुछ मज़ीद रेक्टेंगल में डिवाइड कर लिया, जैसे कि एक ये पोर्शन आ गया। अब इसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है लेट्स सपोज ये मेरे पास एक्स नॉट है, ये पॉइंट मेरे पास x1 है, ये मेरे पास x2 है, ये मेरे पास x3 है, ये मेरे पास x4 है, ये मेरे पास x5 है। अब x नॉट के करस्पॉन्डिंग ये जो मेरे पास फंक्शनल वैल्यू है ना जो हाइट को रिप्रेजेंट कर रही है, अगर यहाँ पे मैं इसको डिफरेंट कलर से हाईलाइट करके शो कर सकूं कि ये जो हाइट है आपके पास, that height is actually f of x naught। और ये जो डिस्टेंस है यानी x नॉट और x1 के दरमियान, ठीक है, इसे मैं यहां पे डेल्टा x से डिनोट कर रहा हूं, विच इज इक्वल टू x1 माइनस एक्स नॉट। डेल्टा x मैंने इस वजह से कहा कि हर दो पॉइंट्स के दरमियान जो x एक्सिस में आ रहे हैं जो डिस्टेंस है वो सेम है, यानी ये भी वही डिस्टेंस है, ये भी वही डिस्टेंस है, ये भी वही डिस्टेंस है। तो ये इस रेक्टेंगल की हम बात करें तो इसकी आपके पास लेंथ भी पता चल गई और विड्थ भी पता चल गई। अगर आपको लेंथ भी पता चल गई है, विड्थ भी पता चल गई है, तो इसका मतलब क्या हुआ
कि आपने इस एक रीजन का एरिया फाइंड आउट कर लिया विच इज इक्वल टू यानी इसका एरिया A1 के इक्वल है, ठीक है, इसका एरिया A2 के इक्वल है, इसका एरिया A3 के इक्वल है, इसका एरिया A4 के इक्वल है, इसका एरिया A5 के इक्वल है। तो A1 जो होगा वो किसके इक्वल होगा? ऑब्वियसली वो इक्वल होगा डेल्टा एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट के। इसी तरीके से A2 जो एरिया है वो किसके इक्वल होगा? डेल्टा एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स वन के। फिर इसी तरीके से A3 इक्वल होगा डेल्टा एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स टू के, अप टू सो ऑन। तो अब जब ये सारे के सारे एरियाज A5 तक हमें फाइंड हो जाएंगे तो हम